मैं खुद ओबीसी हूँ। खुद ओबीसी होने के कारण हमने समाज को जागरूक करने की कोशिश की है, जैसे कि ओबीसी के मुद्दे पे कि भाई हमारी जनगणना नहीं हो रही है। आज हमारे यहाँ गधे कितने हैं, हमारे यहाँ पे जानवर कितने हैं, उनकी गिनती हो रही है, लेकिन आज के तारीख में हमारे ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। और इसके लिए हम किसी को दोषी क्यों माने? हम खुद दोषी है पहले। दूसरी बात, तो जिसके साथ में हम रहे ओबीसी लोग, पहले तो शुरुआत में कांग्रेस के साथ में रहे, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, 50 साल राज किया। उसके बाद में 10 साल ये और 5 साल अपने अटल बिहारी वाजपेयी के, 15 साल तो इनका भाजपा का शासन हो गया। और ये दोनों शासनों में कोई गिनती नहीं करवा रहा है। उसके बाद में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि भाई कोई मोदी की सरकार यानी केंद्रीय सरकार जो आज भी चल रही है, वो भी कह रही है कि हम किसी भी जनगणना के तैयारी में नहीं है और नहीं करना चाहते हैं। भाजपा ओबीसी विरोधी है, क्योंकि जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया, यही भाजपा के मैं बहुत सारे पदाधिकारियों के नाम गिनाऊंगा जिन्होंने पिटीशन दायर किया है, जिन्होंने पिटीशन को दायर किया है और हाँ, और उन्होंने ही रद्द किया है। उदाहरण सदावर्ते है और कुछ लोग हैं जो ओबीसी में से ही आते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए काम करते हैं, वही लोगों ने पिटीशन डाला है। इसीलिए अभी हमारे जो बोल रहे हैं ना बहुत सारे लोग, हमारे पिछली बार 16 सीटें जो जिला परिषद की है वो रद्द हो गई ओबीसी की, वहां जनरल लड़ना पड़ा। और बीजेपी की दोहरी भूमिका है, वो बोल रहे हैं कि भाई हम ओबीसी को आरक्षण के मुताबिक सीटें देंगे। सीटें देने से आदमी जीतता नहीं है, जब रिजर्वेशन होगा तभी हमारे लोग वहां पे जा सकते हैं। हेडगे ने बात की अभी, संविधान हम बदल 400 पार हम हो जाएंगे तो भाई संविधान में बदल डालेंगे। उसके बाप की है, उसके दादा भी की औकात नहीं है क्या वो संविधान बदल डाले। और 400 पार की बात जो कर रहे हैं ना, वो 400 पार नहीं हो सकता, हम ये कहते हैं, क्योंकि हम दलितों के साथ साथ हम ओबीसी लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। और जो कंपनियों के ऊपर जो ईडी सीबीआई की धारे लगी, वही लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं, वही लोगों ने उनको दान दिया है, किसको मिला वो सब जनता को काला चिट्ठा सामने आ रहा है। और उसके बावजूद भी अगर ये सब चल रहा है तो ये सब लोग इतने भी मूर्ख नहीं है, हम लोग समझदार है। और जो अंधभक्त है, जिन्होंने आंख में पट्टी बांध के रखी है, उनके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक विशेष मेहमान है, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में है विशेष फूटाने साहब, जो बीआरएसपी के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष है। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। और 15 मार्च को जिस तरीके से आपकी बड़ी जनसभा हुई, बड़ी रैली हुई, और उस रैली से आपके जो अध्यक्ष है बीआरएसपी के अध्यक्ष सुरेश माने साहब, इन्होंने तमाम बहुजन नेताओं को एक मैसेज दिया कि आप जितने भी बहुजन पार्टियां हैं वो एक साथ में आकर अगर चुनाव लड़ती है तो इससे बहुजन राजनीति को भी कहीं ना कहीं एक नया आयाम मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए उसको एक नई प्रेरणा मिलेगी। और दूसरा, भारत की राजनीति में उसका जो अस्तित्व है वो और ज्यादा मजबूत होगा। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? जय भीम। सर, आप जिस प्रकार से आपने बात कही है कि भाई सुरेश माने साहब ने जो 15 मार्च को कांशीराम की जयंती के उपलक्ष्य में एक नागपुर में बहुत बड़ी रैली की है, बिल्कुल। और रैली के संदर्भ में अगर कहा जाए तो बहुजन राजनीति में हम सबसे बड़ा लोगों को संदेश देना चाहते हैं यह है कि अभी तक आम्बेडकरी जो मिशन है, आम्बेडकरी विचारधारा है, कांशीराम जी की विचारधारा है, ये अभी तक खत्म हुई नहीं है। अभी भी लोगों के जज्बा है, ताकत है कि हम हिम्मत से लड़ सकते हैं। इस हिसाब से सब कहने का मतलब यह है कि भाई हमारे कुछ लोग इस आगाड़ी में वो आगाड़ी में दौड़ धूप कर रहे हैं कि भाई हमें 10-5-4 सीटें जो मिल जाएगी। लेकिन हमारा एक ही कहना है, डॉक्टर सुरेश माने साहब का कहना है कि भाई आप किसी भी हालत में, हम किसी के दौर न दौड़ते हुए, हम जो सभी आम्बेडकर मूवमेंट के जो लोग हैं वो एक साथ अगर आ जाते हैं और हमारी पूरी ताकत से हम एक साथ लड़ते हैं तो भाई अलग प्रकार का अलग मिशन, हमारी एक अलग पहचान बन सकती है। ये बात माने साहब का कहने का मतलब था। और दूसरी बात यह है कि हमने जो रैली की है, रैली का मतलब ये है कि इसके पहले हम लोग 2019 में विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के साथ में थे, उन्होंने हमारा कुछ सम्मान किया था, हमें कुछ सीटें भी दी थी। आज के तारीख में वो इतने मगरा चुके हैं, जब तक ये शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये सब मिलकर अगर ये 3 लोग इकट्ठे आ गए तो इनको लग रहा है कि भाई हमारे अब किसी की हमें जरूरत नहीं है। ये चीज अगर सामने आ रही है तो इसके लिए हमारे आम्बेडकर लोगों के लिए संदेश है कि अभी हमें सावध होना है, सावध होके ही हमें आगे बढ़ना है। और माने साहब ने यही संदेश दिया है कि हम लोग इकट्ठा आके हम अपनी ताकत का
एहसास दिला सकते हैं और कर सकते हैं। एक कहावत भी मुझे इस पर याद आ रही है कि दूसरों के पैर पकड़ने से अच्छा अपने साथियों के हाथ पकड़कर चलो। ऐसा संदेश माने साहब ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या, बिल्कुल यही बात बहुत अच्छी लगी। यही कहने का मतलब है कि हम किसी के पैर पड़ के या छू के भाई हमें आशीर्वाद दो, हमें कुछ सपोर्ट करो, हम ऐसा करेंगे वैसा करें, उससे अच्छा तो अच्छा है कि हम अपने साथियों को, हम अपने भाइयों को साथ में लेके काम करें। ये सबसे बड़ी बात है और इसका फायदा भी होगा। बिल्कुल, भलाई मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, हमारा विचार और हमारा मिशन एक है, मिशन एक है। हाँ बिल्कुल, रास्ते अलग नहीं होना चाहिए, बस यही उम्मीद। एक जैसा कि वर्तमान की राजनीति में नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो नागपुर में बड़ा चेहरा भाजपा के पास में है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो गडकरी को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ने अभी विकास ठाकरे के नाम पर मुहर लगा दी है और इस पर अभी सहमति हो चुकी है, सभी लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। बीआरएसपी इसके ऊपर क्या सोचती है? क्या ये चेहरा आगे नितिन गडकरी को टक्कर दे पाएगा या फिर आपकी पार्टी इस पर अपने क्या विचार रखेगी? जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि भाई नागपुर की लोकसभा के लिए अगर भाजपा ने जैसे महायुति ने अगर नितिन गडकरी जी को प्रेजेंट किया है और उम्मीदवारी डिक्लेयर कर दिया है, वो तो कोई शक शंका की बात ही नहीं है। उसके लिए मेरा एक ही कहना कि जैसे आपने बात की कि भाई महाविकास आघाड़ी के लिए विकास ठाकरे जी का नाम लिया जा रहा है क्या, वो कंफर्म हो गया है? वो कंफर्म हुआ नहीं है। उन्होंने टिकट मांगी नहीं जानबूझकर, वो तो सिर्फ नाम चला रहे थे और उन्होंने कह दिया है कि भाई अभी मैं उस दिन कल परसों का लोकमत पेपर जब मैं पढ़ रहा था उसमें वो दिया गया कि भाई पार्टी की साख बचाने के लिए हम अभी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए अभी लड़ रहे हैं। और जब पार्टी की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं इसका मतलब आपने घुटने टेक दिए हैं। आप लड़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जो डमी कैंडिडेट के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो उनमें दम नहीं रहा है कांग्रेस में कि वो उनसे लड़े और संघर्ष करे, क्योंकि उम्मीदवार ही अगर बोलता है कि भाई मैं तो सिर्फ पार्टी का आदेश मान के काम करने के लिए तैयार हूँ और मेरी तो कोई ये नहीं है कि भाई मैं लड़ू, लेकिन इच्छा नहीं होती हुए भी मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि पार्टी को जिंदा रखना है। अब वो जिंदा और मरने की बात अगर वहां पे आ रही है तो क्या वो सही में उनका संघर्ष कर सकती है? और उसके बारे में अगर आप पूछ रहे थे कि बीआरएसपी की इस पे भूमिका क्या है, ये आपने क्वेश्चन किया, तो बीआरएसपी की भूमिका स्पष्ट है। अगर कांग्रेस वाले वो सीट नहीं लड़ सकते हैं, वो वॉकआउट कर दिया है अभी से, ये अगर बात होती है तो बीआरएसपी रामटेक लोकसभा में बहुत ही अच्छा चेहरा और बहुत ही सक्षम उम्मीदवार उनके खिलाफ में उतारेगी। और मैं तो यही आह्वान करूंगा, नागपुर लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैं नागपुर लोकसभा की बात कर रहा हूँ गडकरी जी के बारे में। गडकरी जी के विरोध में अगर कांग्रेस से विकास ठाकरे जी को जबरदस्ती उतारा जा रहा है इच्छा न होती हुई, तो मुझे एक ही कहना है कि बीआरएसपी के तौर से आम्बेडकरवाद में, आम्बेडकरी चळवळ में आरएसएस के लोगों को पराजित करने की ताकत है और वो ताकत को लेके ही हम वहां पे उतरेंगे और आम्बेडकरी ही लोग उनका पराभव कर सकते हैं। ये बात अब सिद्ध हो गई है। और पूरे आम्बेडकर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वंचित है, ये बीआरएसपी है, ये कोई बीएसपी है या कोई और है, ये सब लोग इकट्ठा आके वहां पे हम टक्कर दे सकते हैं और आम्बेडकरवादी लोग ही उनका पराभव कर सकते हैं। ये बात 101% मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। एक पार्टी के तौर पे मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि बीआरएसपी का पूरे विदर्भ में कितना उसको जनसमर्थन मिल रहा है, कितना उसका जनाधार है? अगर बीआरएसपी किसी से गठबंधन नहीं करती तो वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती? देखिए, बीआरएसपी का विदर्भ में जन संपर्क की बात कर रहे हैं, जनाधार की बात जो कर रहे हैं, इसमें अगर एक ही बात है कि मैं विदर्भ का प्रदेशाध्यक्ष हूँ और पूरे विदर्भ में मैं घूमता हूँ। कल ही मैं गढ़चिरौली से वापस आया, चंद्रपुर जाके आया, यानी एक ही दिन में 2 जगह का मैं दौरा किया हूँ। उसके बाद में और जगह जाएंगे। अभी पहले फेज में जो 5 लोकसभा की चुनाव है उसमें हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा गढ़चिरौली का उम्मीदवार नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन गढ़चिरौली का उम्मीदवार करीब फाइनल हो गया है। एक पहला फॉर्म कल जाने ही वाला है, वो आपको दिखाई देगा, दिख जाएगा कि भाई जब सामने आएगा तो दिखेगा। दूसरी बात है, हम भंडारा गोंदिया की भी सीट की तैयारी कर चुके हैं, वहां पे भी हमारा उम्मीदवार जाएगा। और वहां तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा गोसीखुर्द का जो प्रॉब्लम है, अभी तक लोगों को, गोसीखुर्द के लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। यानी बहुत बड़ा संकट लोगों पे आ पड़ा है। वहां के बच्चों की शादियां नहीं हो रही है आज बेरोजगारी के कारण। ये एक मुद्दा लेके, ये मसला लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं और आपको सूचना करके बता देते हैं कि हमारा उम्मीदवार गोसीखुर्द धरण से जो संकट में है उन्हीं में से एक रहेगा। दूसरी बात,
हमारे नागपुर की भी तैयारी चल रही है, हमारा रामटेक का भी चल रहा है। यानी पहले फेज की 5 सीटों पर हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। पहले फेज के, दूसरे फेज के हम देखेंगे और हमारे साथ कौन आता है ये देखते हुए अभी देखिए वंचित का और महाविकास आघाड़ी का जो चल रहा है, हम तो माने साहब ने जब जाहिर यानी भरी सभा में कह दिया है कि भाई हम प्रकाश आंबेडकर जी से भी बात करेंगे कि भाई हम सब लोग इकट्ठा क्यों ना आ जाए। हम सबके सामने बात करने के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप लीडरशिप करो ना, माने साहब का भी साफ कहना है कि आप लीडरशिप करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ आते हैं कि आंबेडकरवाद को आगे बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए हम लोग आते हैं। अगर नहीं आते हैं हम तो तैयारी कर रहे हैं और लड़ेंगे। जिस तरीके से माने साहब का संघर्ष रहा बीएसपी में, उन्होंने बहुत उम्दा तौर पर काम किया। दक्षिण भारत में उन्होंने संगठन को कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उन्होंने सफलता दिलाने का काम किया। लेकिन जब से बीआरएसपी का गठन हुआ है, क्या लगता है आपको कि माने साहब के नेतृत्व में बीआरएसपी का भविष्य क्या हो सकता है और 2024 के चुनाव को पूरी बीआरएसपी टीम या फिर माने साहब किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माने साहब ने जब बीएसपी में थे दक्षिण भारत में पूरे राज्यों में करीब पूरे राज्यों दक्षिण भारत के पूरे मैंने वही कहा कि दक्षिण भारत में पूरे संगठन को मजबूत किया। लेकिन कुछ कारणवश कभी कभी क्या होता है कि अच्छी बातें ज्यादा खपती नहीं। यहाँ एक चीज कहा जाती है, हमारा मराठी में एक कहावत है कि भाई चिंध्या पांघरून सोनं विकायला निघालो, बरोबर, खपता खपे ना, पण सोनं पांघरून चिंध्या विकायला निघालो तर ग्राहक पेलता पेलवे ना। ही परिस्थिति जब आती है, ये परिस्थिति होती है, वही चीज माने साहब के साथ में हुई है। जो ईमानदारी से संगठन को चलाता है, बढ़ाता है। शुरुआत में तकलीफ होती है, हमें पहले 1-2 साल में तकलीफ हुई, 2019 में भी तकलीफ हुई कि उसके कारण हम थोड़ा आगे पीछे रहे। लेकिन तब से लेके आज तक हम लोग जिस तरीके से डटे हुए हैं, हर गांव में, हर तालुके में, हर जिले में, गांव से शुरुआत की ध्यान में रखिएगा, हम हर गांव में हमारा संगठन बना हुआ है। आज के तारीख में हम 2024 में आने वाले इलेक्शन में कर हमारा जो 5 साल काम करने का जो तरीका है, वो तरीके के ऊपर हमारा रिजल्ट, हमारा फैसला जो होता है वो इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन में हमारा फैसला हम दिखा देंगे कि हमने क्या काम किया है और वो जोर पे हम निकले हैं। और दूसरी बात तो है, अम्बेडकरी चळवळ के बारे में तो आप जानते हैं कि भी हमारा ओबीसी समाज अभी सोया हुआ है, वो अभी तक जागा नहीं है। फिर भी मैं खुद ओबीसी हूँ, खुद ओबीसी होने के कारण हमने समाज को जागरूक करने की कोशिश की है। जैसे कि ओबीसी के मुद्दे पे कि भाई हमारी जनगणना नहीं हो रही है। आज हमारे यहाँ गधे कितने हैं, हमारे यहाँ पे जानवर कितने हैं, उनकी गिनती हो रही है। लेकिन आज के तारीख में हमारे ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। और इसके लिए हम किसी को दोषी क्यों माने? हम खुद दोषी है पहले। दूसरी बात तो जिसके साथ में हम रहे ओबीसी लोग, पहले तो शुरुआत में कांग्रेस के साथ में रहे, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, 50 साल राज किया। उसके बाद में 10 साल ये और 5 साल अपने अटल बिहारी वाजपेयी के, 15 साल तो इनका शासन हो गया। और ये दोनों शासनों में कोई गिनती नहीं करवा रहा है। उसके बाद में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि भाई कोई ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। और भारतीय जनता पक्ष और भारत मोदी की सरकार यानी केंद्रीय सरकार जो आज में चल रही है, वो भी कह रही है कि हम किसी भी जनगणना के तैयारी में नहीं है और ना ही करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने लेकिन ये मुद्दा अभी उठाया है, वो बड़े बड़े मंचों से कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसीओ की संख्या कितनी है, संख्या बल पर देश की जो आर्थिक हालात है वो कहीं ना कहीं हमको खिसकते हुए दिख रहे हैं। अभी उन्होंने वादा भी किया है कि वो अगर सरकार में आते इंडिया अलायंस तो आरक्षण की जो 50% की जो सीमा है उसको भी वो तोड़ के उसकी बाउंड्री को खत्म कर देंगे। आप एक ओबीसी होने के नाते इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी अब तिलमिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई जो काम आपने 50 साल के शासन में नहीं किया वो आज करने की बात सोच रहे हैं। आपके हाथ से सत्ता जाने के बाद आज भी आप कहाँ झुक रहे हैं? महाराष्ट्र में आपकी पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट, वो भी शिवसेना में से आके लड़े बाळू धानोरकर, वो जीते हैं। यानी आप तो जीरो ही थे। आज आप अगर छोटी मोटी सभी पार्टियों को एक साथ लेते हो और बड़े भाई की भूमिका निभाते हो और सब भूमिका निभाने के बाद में आप सबको एक सीट, 2 सीट और वंचित भी अगर साथ में आते हैं तो उनके जो डिमांड है वो भी अगर आप पूरी करते हो, उन्होंने कौन सा आपको पहाड़ मांग लिया है जो कि पूरे भारत में आपको समर्थन करेगी, तो उनको आप अगर दे देते हो और 17 में से आप सिर्फ 10 लड़के 7 बांट देते हो, बाकी अलायंस के आपके लोग भी आते हैं,
और वो भी दो चार सीटें देते हैं तो 10-12 सीटें बांटने में आ जाती है, तो सबको अधिकार मिल जाएगा भाई, तो सब लड़ जाएंगे तो जीत सकते हैं। आप इधर छोड़ना नहीं चाहते, उधर हमारी बात करते हो, ये हो सकता नहीं ना। तो ये दोहरा चरित्र मापदंड है, यानी मापदंड क्या है? अब आप तिलमिला रहे हैं, आपकी सत्ता नहीं है ना, आप तिलमिला सत्ता के लिए ललायत हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से भाजपा कहती है कि ओबीसी उनका कोर वोटर है, बेस वोटर है, लेकिन उसी ओबीसी को जब उसकी जनगणना का जैसे आपने जिक्र किया, उसके बाद में जैसे ओबीसी की शिक्षा में आरक्षण की बात हो और तमाम चीजों में जब ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन आता है तो पूरे ओबीसी को हिंदुओं के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, और वही भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओबीसी का वोट लेना चाहती है, हक अधिकार नहीं देना चाहती है। पूरे देश के ओबीसीओ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम ओबीसी जो लोग हैं जो उसमें शामिल है, जो उसको वोट देते हुए आए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि भाई ओबीसी के लोग जागरूक हो जाए। सबसे पहला संदेश ये तो आपको जागना है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि भाई ओबीसी हमारा बेस वोटर है, तो शुरू से देखा जाए तो ओबीसी कभी भारतीय जनता पार्टी का बेस वोटर नहीं था। जब मुंडे जी, खड़से जी, फुंडकर जी, ये लोग जब सामने आए तब जाके ओबीसी के लोगों में ये संदेश जाने लगा भी हमारे नेता भी वहाँ है, हमारे लोग भी वहाँ पे है, तो वो ओबीसी का जन समुदाय बढ़ते हुए जा रहा था। लेकिन शुरू की और अभी की भी भूमिका देखे, शुरू की और अभी की, मैं बीच किस बोलना ही रहा हूँ, शुरू की और अभी की अगर भूमिका देखते हैं तो ये भूमिका में ये तय हो रहा है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है, क्योंकि जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया, यही भाजपा के मैं बहुत सारे पदाधिकारियों के नाम गिनाऊंगा जिन्होंने पिटीशन दायर किया है, जिन्होंने पिटीशन को दायर किया है, और हाँ, और उन्होंने ही रद्द किया है। उदाहरण सदावर्ते हैं और कुछ लोग हैं जो ओबीसी में से ही आते हैं लेकिन बीजेपी के लिए काम करते, वही लोगों ने पिटीशन डाला है। इसीलिए अभी हमारे आप जो बोल रहे हैं ना बहुत सारे लोग, हमारे पिछली बार 16 सीटें जो जिला परिषद की है वो रद्द हो गई ओबीसी की, वहां जनरल लड़ना पड़ा। और बीजेपी की दोहरी भूमिका है, वो बोल रहे हैं कि भाई हम ओबीसी को आरक्षण के मुताबिक सीटें देंगे। सीटें देने से आदमी जीतता नहीं है, जब रिजर्वेशन होगा तभी हमारे लोग वहां पे जा सकते हैं। या तो ऐसा है, सीटें देने का मतलब क्या हो गया, आप सीटें देंगे और दूसरा जीत के आ जाएगा, या तो कांग्रेस और भाजपा एक सापनाथ है एक नागनाथ है, दोनों तय कर लेंगे, एक जनरल को टिकट दे देगा, एक ओबीसी को, जनरल वाला जीत जाएगा, ओबीसी का क्या होगा। ये चीज होने वाली है हमारा। अब हम अगर, मैं तो ये कहता हूँ दावे के साथ में, हम 60% से भी ज्यादा लोग हैं ओबीसी, बिल्कुल 60% बिहार में साबित हो चुका है। जब बिहार में जनगणना कराई गई नीतीश कुमार के सरकार ने, वो भाजपा के साथ चले गए, वो अलग बात है, लेकिन वो बात जो उन्होंने कही और जनगणना की तो ओबीसी 60% के ऊपर चले गए हैं। तो ये बात महाराष्ट्र में भी हो सकती है, और महाराष्ट्र में भी अभी जो जरांगे का जो चल रहा था आंदोलन मराठा का, तो कुलबी ने बहुत सारी चपड़ी, लाखों में चपड़ी है, तो इसका मतलब यह तो है जो पाई गई है वो अभी लाखों में अगर पाई जाती है और नोन, तो इसका मतलब ओबीसी से आधे से ज्यादा लोग ओबीसी में आ गए, और पूरे की जनगणना की जाती है तो 60 से 70% के ऊपर जा सकता है, तो इतना अधिकार दे नहीं सकते। तो क्राइटेरिया लगा दिया कि 50% के ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि तमिलनाडु में 50% के ऊपर है। कई ऐसे स्टेट है जो अपनी जो सरकारें चलाते हैं उनमें वो आरक्षण का सही मापदंडों पर और सही क्राइटेरिया पर उनका वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट वो करते दिखाई दे रहे हैं। एक आखिरी बिल्कुल एक 2 मिनट का आपका मैसेज रहेगा पूरे देश की जनता को। 2024 किस तरीके से महत्वपूर्ण चुनाव है, संविधान के विरोध में जो लोग बात कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से संदेश देना चाहिए? सर, संविधान के बारे में और जो आप बाकी स्टेट के बारे में बोलते जा रहे हैं, बाकी स्टेटों में जो है, राज्यों में, कि जैसे स्टालिन हो गए और केरल में हो गए, जो पढ़े लिखे लोग सबसे, भारत के सबसे ज्यादा लोग हैं, और कोई प्रांत है जहाँ आरक्षण की बातें हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है, तो वो महापुरुषों के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। कि भाई स्टालिन की बात की जाए तो हमारे जो महापुरुष है दक्षिण के, जिन्होंने पेरियार साहब जिन्होंने रामायण के ऊपर बहुत बड़ी किताब लिखी है और पूरा चीर-फाड़ करके रख दिया है, तो वो है उनके विचारों पे चलने वाली सरकार है। केरला में भी ऐसे पढ़े लिखे हो लेफ्ट वाली सरकार है, वो भी अलग चीज है। और बाकी जो देश की बात कर रहे हैं हम कि ओबीसी के लिए या 2024 के लिए जो संदेश देने की बात चल रही है, और जो आपने संविधान के बारे में जो कहा है, मैं तो उन लोगों को मूर्ख मानता हूँ
कि जो लोग संविधान के बारे में बोलते हैं कि भाई संविधान खतरे में है, तो किसके कहाँ जाके बताया जाता है कि भाई दलितों में और जहाँ बाबा साहब के विचारों के लोग रहते वहां जाके बताया जाता है कि भाई संविधान खतरे में है। ओबीसी में क्यों नहीं बताया जाता? ओबीसी में क्यों जय श्री राम का नारा बताया जाता है? क्यों उनको ये बताया? उनको भी बताओ संविधान खतरे में, वो नहीं बताते। लेकिन जो जागरूक है संविधान के बारे में उनको बताए। इसका मतलब क्या होता है कि नहीं, आप अम्बेडकर की तरफ जाइए, भाजपा को हराना है ना, आप अभी कांग्रेस को वोट दीजिए या विरोधी पार्टी जो भी उसको वोट दीजिए, उसके साथ जाइए। ये एक दिशा भूल करने का मतलब है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ पूरे भारत के ओबीसी लोगों को और उनके साथ साथ शेड्यूल कास्ट के जो दलित लोगों को जो हमारे साथ में है, हमारे संविधान के रखवाले जो भाई लोग हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि अभी ना कांग्रेस के झांसे में जाए और ना ही भाजपा के झांसे में जाए। कोई संविधान को खतरा नहीं। जब हेडगे ने बात की अभी संविधान हम बदल 400 पार हम हो जाएंगे तो भाई संविधान में बदल डालेंगे, उसके बाप किया, उसके दादा भी किया, औकात नहीं है क्या वो संविधान बदल डाले। और 400 पार की बात जो कर रहे हैं ना, तो 400 पार नहीं हो सकता, हम ये कहते हैं। क्योंकि हम दलितों के साथ साथ हम ओबीसी लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने, जो पुरानी भाजपा तो अभी रही नहीं है, झूठ का पुलिंदा जो है वो रख कर वो सामने बढ़ रहे हैं। यानी झूठी झूठ बोलना। जैसे जब सरकार आई थी, भैया मुझे 100 दिन दीजिए, मैं कालाधन वापस लेके आ जाऊंगा। 100 दिन तो क्या, कालाधन अभी तक वापस नहीं आया। अभी तो स्टेट बैंक के माध्यम से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया है, उससे इतना बड़ा घोटाला हुआ है, सामने दिख रहा है। और हम नहीं बता रहे, पेपर में न्यूज आ रही है, टीवी पे न्यूज बता रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। और जो कंपनियों के ऊपर जो ईडी सीबीआई की धारें लगी, वही लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं, वही लोगों ने उनको दान दिया है। किसको मिला वो सब जनता को काला चिट्टा सामने आ रहा है। और उसके बावजूद भी अगर ये सब चल रहा है तो ये सब क्या बोलते हैं, वो सब लोग मूर्ख, इतने भी मूर्ख नहीं है। अब लोग समझदार है। और जो अंधभक्त है, जिन्होंने आंख में पट्टी बांध के रखी है, उनके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन हमारे लोगों के लिए एक संदेश दे सकता हूँ कि भाई सावध हो जाइए। और हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे सामाजिक 99% हम सामाजिक काम करते हैं। हम बीआरएसपी की बात करना, राजकारण हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हम लोगों को अवगत कराना, लोगों को समझाना, यह हमारा उद्देश्य है। और राजकारण इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी ने कहा था कि सामाजिक काम के साथ साथ हम राजकारण में भी सक्रिय होना चाहिए। क्योंकि वो मास्टर की है सत्ता, वो मास्टर की है कि उससे हम हमारे लिए अधिकार, हक अधिकार ले सकते हैं। हमें मांगने वाला नहीं, हमें देने वाला समाज बनना चाहिए। ये इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और साथियों, ये थे हमारे साथ में विशेष फुटाने साहब, जिन्होंने तमाम जो बातें हैं, तमाम जो विषय है, उन पर प्रखरता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस देश में ओबीसी जो है वो भी जाग रहा है, वो भी संविधान की बात करने लगा है, वो भी अपने न्याय, हक, अधिकार, आरक्षण की बात करने लगा है। और भाजपा इसी झूठ को और इसी माध्यम से कहीं ना कहीं हिंदू एक हो जाओ इसका नारा लगाकर उनको बेवकूफ बनाने का काम करता है। लेकिन ये अभी नहीं होने वाला है। और वर्तमान में बीआरएसपी की भी जो भूमिका है, उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि आने वाले समय में दमदारी से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी आगे होता क्या है ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।